हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछला हमारा चैप्टर नंबर 12 था आवर्धन चक्कर। उसके बाद 13 चैप्टर है पवन के कार्य, वातज स्थलाकृतियाँ कि भी हवा किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से उसका जो है उत्पत्ति होती है, और हवा के कारण, वायु के कारण कौन कौन सी जो लैंडफॉर्म हैं, स्थलाकृतियाँ हैं, उनका निर्माण होता है। उनके बारे में हम आज इस लेसन में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं लेसन नंबर 13, द वर्क ऑफ विंड एंड एलुएन लैंडफॉर्म कि किस तरीके से पवनें काम करती हैं। तो विंड मीनिंग एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन की भी कार्य क्षेत्र क्या है। तो पृष्ठभूमि पर जो अक्षैतिज दिशा में बहती हुई जो वायु राशि है उसको क्या कहते हैं, पवन। जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि भी जो पृथ्वी के सरफेस पर जो अक्षैतिज यानी क्षैतिज दिशा में पृथ्वी के साथ साथ जो वायु राशि बहती है एक पर्टिकुलर दिशा में, तो उसको हम क्या कहेंगे, पवन। तो अनाच्छादन के साधन के रूप में पवन का कार्य केवल शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों तक सीमित रहता है, जो मुख्यतः उष्ण यानी गर्म और शीतोष्ण ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, और विश्व का लगभग 30% भाग मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय माना जाता है। तो इस तरीके से उन क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण मिट्टी के कण जो हैं एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, बिखरे हुए होते हैं। जैसे डेजर्ट जोन की यहाँ पर बात हो रही है, तो वनस्पति आवरण न होने के कारण इन क्षेत्रों में पवन जो है रेत के इन असंगठित कणों को आसानी से क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन उसका कर देती है। तो कहीं पर ये इरोजन होता है हवा के कारण, कहीं पर डिपोजिशन होता है। तो उन जो इरोजन के कारण जो स्थलाकृति का निर्माण हुआ है, कटाव के कारण जो निर्माण हुआ है, और कहीं पर जब वो वायु डिपोजिट होती है तो उसके कारण जो स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो उसी स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं, वातज स्थलाकृति यानी एलियन टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो क्या कार्य हैं पवन के, वर्क ऑफ विंड। तो हिम नदियों और नदियों की भांति पवनें भी जो हैं इरोजन करती हैं, जैसे पिछले लेसन में आपको बताया गया था। तो भी पवनें भी क्या करती हैं, मिट्टी का कटाव करती हैं, परिवहन भी करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात यहाँ पर हो रही है, और निक्षेपण यानी डिपोजिशन भी करती है। तो किंतु तल संतुलन के कारण कारक जो हैं के रूप में पवन अन्य कारणों से भिन्न भी है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं कि भी नदी और हिमनदी की भांति पवन का कार्य गुरुत्व बल की अपेक्षा कम असर वाला होता है। उसके बाद पवन का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, कोई निश्चित दिशा नहीं होती, यह भूमि के ढाल के विपरीत या उसके साथ साथ चलती रहती है। पवन का जो कार्य है मरुस्थल और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ज़्यादा रहता है। पवन मरुस्थलों में रुकावटों के अभाव में दूर दूर तक कार्य करती है, और तेज गति से क्या है, इरोजन भी और डिपोजिशन भी और ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। तो इस तरीके से मरुस्थलों के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। धरातल के स्वरूप और मृदा के आवरण के प्रकार के आधार पर 3 प्रकार के, एक तो हमादा जो चट्टानी मरुस्थल इसको हम कहते हैं, अत्यंत पथरीली मिट्टी होती है। उसके बाद दूसरा रेग यानी पथरीला मरुस्थल, इनमें कोणीय कंकड़, गुटिकाएँ, छोटे छोटे टुकड़े, शैलखंड, बालू का फैलाव ज़्यादा होता है। तीसरा अर्ग में है कि भी रेतीला मरुस्थल यहाँ पर है, और ये भूमि असली मरुस्थल के रूप में प्रचलित है। जैसे सहारा के रेतीले मरुस्थल हैं, बालू के टिब्बे हैं, बालू की चादरें हैं। तो तुर्कमेनिस्तान में इसको कोम के नाम से भी जाना जाता है, कई क्षेत्रों में से अग्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पवन अपर्दन की लंबी अवधि चट्टानों के विचित्र रूप भी पैदा कर देती है कि भी लंबे समय तक जब पवनें चलती हैं मरुस्थलों में, तो एक नए पर्वत
जो चट्टानों में शेप में उसके आकार में परिवर्तन करने का काम करती हैं। तो अपरदन के कारण कार्य क्या होते हैं? जब मिट्टी का कटाव होता है, धूल में उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो कई बार जो मिट्टी है औजारों का काम करती है। तो पत्थर कंकड़ जो उड़ के जाते हैं वो दूसरी चट्टानों से टकरा के उसको अपरदित करने का काम करती है। तो 3 तरीके से अपरदन होता है। कौन सा? एक तो है अपवाहन, डेफिलेशन, कि भी अपवाहन की इस क्रिया द्वारा भौतिक अवपक्ष से टूटी हुई जो पवनें, जो वायु मिट्टी के कण हैं, वो पवन अपने साथ सैकड़ों मील तक बहा कर ले जाती है। जैसे मरुस्थलों के क्षेत्र में होता है, जब पवनें चलती हैं तो रेत के जो कण हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफ़ी दूर तक उड़ के चले जाते रहते हैं। कई बार वो आपस में कहीं ना कहीं टकराते हैं, आपस में भी टकराते हैं, सरफेस पर भी टकराते हैं। तो इस क्रिया को अवनमन की क्रिया कहा जाता है। दूसरा है अपकर्षण। अपकर्षण में क्या है कि पवन के साथ उड़ते हुए जो सैल कण हैं, यानी जो टुकड़े हैं मिट्टी के, वो क्या हैं, मार्ग में पड़ने वाली जो चट्टानें हैं पर रेग मार्ग की भांति रगड़ते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, या दूसरी जो चट्टानें उसके मार्ग में आती हैं तो उनसे भी जो क्या है वो टकराते रहते हैं। इससे क्या है कि भी वो आपस में घिसकर भी चिकने हो जाते हैं और सामने वाली जो चट्टान है जिससे वो टकरा रहे हैं वो भी चिकनी हो जाती है। तो सैल संधियों पर खांचे और सिराएं जैसी जो चीज़ें हैं वो बन जाती हैं, जिसे अपघर्षण कहते हैं। उसके बाद तीसरा है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में क्या है कि जब ये टुकड़े आपस उड़ रहे होते हैं तो आपस में टकराने का काम करते हैं। तो रेत के कण ही मरुस्थलीय अपरदन का अंतिम उत्पाद होते हैं। कि भी जब मरुस्थल में अपरदन होता है तो सबसे जो लास्ट जो प्रोसेस है वो रेत ही होती है, क्योंकि शुरुआत में छोटे छोटे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, तो उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है वो रेत में तब्दील हो जाती है। उसके बाद आती है पवन अपरदन को नियंत्रित करने वाले कारक। अभी कौन कौन से कंट्रोलिंग फैक्टर हैं विंड इरोजन के? एक तो है विंड की जो स्पीड है, कि भी किस गति से जो पवनें हैं वो काम करती हैं, ज़्यादा तेज़ गति से बह रही हैं, तूफान है, आंधी है, तो लंबी अवस्था का अपरदन होता है, लंबे दूर तक वो इरोजन और डिपोजिशन होता है। दूसरा है जो है रॉक स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर है, शैल संरचना। तो वातीय अपरदन की मात्रा चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करती है कि भी वो चट्टान कोमल है या कठोर है, संधियाँ उसके जो ज्वाइंट हैं वो किस प्रकार के हैं। तो शैल का जो स्ट्रक्चर है वो निर्धारित करता है किस तरीके का अपरदन होगा। तीसरा है धूल कणों के आकार और ऊंचाई, कि भी किस तरीके से पवनें जो चल रही हैं वो कहाँ तक जो है मिट्टी के कणों को ऊपर उठाकर ले जा रही है और उसके रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका क्लाइमेट, कि भी क्लाइमेट के ऊपर भी प्रभाव इसका पड़ता है। कि भी अपक्ष से प्रभावित क्षेत्रों पे ही पवन का जो है अपरदन कार्य अधिक होता है, क्योंकि जहाँ पर अपक्ष से प्रभावित है जो क्षेत्र, जैसे मिट्टी का कटाव है, रासायनिक और भौतिक जो अपरदन के बारे में हमने पढ़ा था, तो जहाँ पर उस तरीके का अपरदन हो रहा है तो वहाँ पर भी पवनें ज़्यादा मात्रा में इरोजन करेंगी। उसके बाद लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाय विंड इरोजन, की भी पवन के अपरदन के कारण उस कार्य से कौन कौन से जो लैंडफॉर्म हैं स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एक तो वातगर्त, ब्लो आउट, कि भी वनस्पति विहीन जो क्षेत्र हैं, जैसे डेजर्ट जोन है जहाँ पर पेड़ पौधे या घास फूस नहीं है, तो पवनें तेज़ गति से बहती हैं तो भंवर पैदा होता है। तो इस भंवर के कारण, जिसको हम आज हमारी लैंग्वेज में हुड़ा बोलते हैं, तो एक ही स्थान पर जो हवा है वो घूमती रहती है और घूमने के कारण जो रेत में जो है एक ड्रिलिंग जैसी छेद कर देती है, जिसके हम 10 के आकार का चौड़ा उथला जो गड्ढा है वो बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वातगर्त कहते हैं। तो वायोमिंग राज्य है जो अमेरिका का, तो वहाँ पर इसे बिग होल नाम से भी जाना जाता है। जो वहाँ पर 14 किलोमीटर लंबा, 8 किलोमीटर चौड़ा और 100 मीटर गहरा जो गर्त है वो बन गया है कि भी हवा के कारण। तो इस तरीके से वातगर्त का निर्माण होता है। दूसरा अपवाहन गर्त, डेफ्लेशन हलो, ये भी कई पवन
कई बार जो पवनें अपनी अपवाहन क्रिया के द्वारा रेगिस्तान से धरातल की रेत स्तर तक जो है उसको हटा देती हैं, पूरी की पूरी जो लेयर है डेजर्ट की उसको समाप्त कर देती हैं। तो इससे जो है विशाल जो गहरा जो खड्डा है वो तैयार हो जाता है। तो उस गड्ढे में जब बारिश के टाइम पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर जो है पेड़ पौधे या घास फूस हो जाता है। तो उस तरीके से उस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, मरुधान के नाम से, ओसिस के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद आती है छत्रक या गारा, यानी मशरूम और गारा की आप बात कर रहे हैं। जैसे जैसे पवन जैसे डेजर्ट एरिया में चल रही है उसके साथ पत्थर कंकड़ भी उड़ के जा रहे हैं, तो चट्टानों में क्या करेगी, वो नीचे से जो पत्थर कंकड़ है उससे टकरा के काट देती हैं, क्योंकि बड़े जो पत्थर कंकड़ है वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते। तो इस कारण से चट्टान को जो है रास्ते में आती हैं उनको क्या करती है, वो छतरी नुमा बना देती है, नीचे से काटती रहती है आपस से टकरा के। तो इस तरीके से जो है छत्र का आकृतियाँ तैयार होती हैं, मशरूम की तरह क्या करती हैं डेजर्ट जोन में तैयार हो जाती है, जिसे गारा या छत्रक कहते हैं। उसके बाद जूजन, तो जूजन क्या है, मरुस्थलों में जब कोमल और कठोर चट्टानें एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज अवस्था में बारी बारी से बिछी होती हैं तो अपक्षय के कारण ऊपरी जो कठोर चट्टान है वो रह जाती है और नीचे की जो मुलायम चट्टान है, कमज़ोर चट्टान है, वो बह जाती है। तो इस तरीके से पुनरावृत्ति होती रहती है और अपक्षय और अपर्दन की भिन्नता के कारण जो है कटक या खाँचे जैसी जो आकृतियाँ हैं वो तैयार हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है 13.4 में, ये भी कहीं पर इरोजन हो चुका है, कहीं पर कठोर चट्टान में जो है इरोजन नहीं हो पाता। तो इस तरीके से जो है लेयर जैसी आकृतियाँ बन जाती हैं। उसके बाद आती हैं यारडंग। यारडंग क्या है कि शुष्क प्रदेशों में कुछ स्थानों पर कोमल और कठोर लंबवत चट्टानों का एक दूसरे के समानांतर जो है कटती रहती हैं। तो पवन जो है कोमल चट्टानों पर अपर्दन तेज गति से करती है, नुकीली कटकों का निर्माण कर देती है, जिन्हें हम यारडंग कहते हैं। तो इनकी ऊंचाई जो है 50 से 60 मीटर तक भी कई क्षेत्रों में होती है। उसके बाद आता है इंसेलबर्ग। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है आपका इंसेलबर्ग का, क्वेश्चन पेपरों में भी पूछा जाता है। तो इंसेलबर्ग पवन की अपवाहन और अपघर्षण क्रियाओं से मरुस्थल का विस्तृत प्रदेश लगभग समतल पृष्ठ बन जाता है। कि भी जो पवन जब काम करती है तो उससे जो है इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, आपस में टकराती हैं, रास्ते में आने वाली चट्टानों से टकराती हैं। तो इस तरीके से जो है मैदान जो है, प्रदेश जो है एक मैदान के रूप में तैयार हो जाता है। तो लेकिन कहीं कहीं पर प्रतिरोधी चट्टानें के टीले खड़े हो जाते हैं, कि भी जो कई बार कठोर चट्टानें रास्ते में आ जाती हैं तो उन टीलों से टकरा जाती है। तो दूर से ये टीले विशाल मरुस्थल के रूप में द्वीपों जैसे दिखाई देते हैं। तो इनसे जर्मन भूगोलवेत्ता ने अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में घने जो टीले हैं उनको इंसेलबर्ग कहने लगे, जिनका अर्थ है द्वीप सदृश। तो इस तरीके से उन द्वीप समूहों को जो छोटे छोटे रेत में के टिब्बे के आकार के बने हुए हैं तो उनको इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। उसके बाद 7वां जो पॉइंट है आपका वो है डिमोसाइल यानी भूस्तंभ। कि कई बार कठोर चट्टानें हवा के कारण कट नहीं पाती, किंतु नीचे का जो भाग है अपरदन के कारण आसपास में उनका डिपोजिशन भी होता रहता है। तो एक ऊंची जो स्तंभ है, एक चट्टान है, वो बन जाती है। तो जिसे हम भूस्तंभ या डिमोसाइल के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है मेसा या ब्यूट। मेसा स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मेज होता है। तो कठोर प्रतिरोधी चट्टानें जो क्षैतिज परतों वाली चट्टानों से बने चपटे और शीर्ष जो है भाग को तेज गति से काटती हैं, जिससे क्या है कि भी जैसे मशरूम का जो पॉइंट आपको आया था कि भी उस आकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो यहाँ पर भी जो है टेबल के आकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ऊपर से चट्टानें जो हैं कोमल चट्टान की परत जो है हट जाती है और कठोर चट्टान की परत रह जाती है। तो इस तरीके से जो क्या है टेबल के आकार की आकृतियाँ बन जाती है। उसके बाद आपका है कि भाई पाषाण जालक। ये क्या है, स्टोन इलास्टिक की भी कई बार महीने
महीन जो बारीक जो कण हैं मिट्टी के, चिल्लदी पवन के कारण मार्ग में जो है उभरी हुई चट्टानें आ जाती हैं, जिसकी कठोरता क्षैतिज लंबवत दोनों दिशाओं में एकांतर होता रहता है। तो बारी बारी से वो जो है घटती बढ़ती रहती है। तो कहीं पर इरोजन हो जाता है और कहीं पर डिपोजिशन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो है टुकड़े छोटे छोटे जो है द्वीपों के आकार के वो बन जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ चट्टानों में जो है छेद हो जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में जो मुलायम चट्टानें हैं वो कट जाती हैं, साइडों की जो है कठोर चट्टानें हैं वो रह जाती हैं। तो इस तरीके से जो है चट्टानों में छेद बन जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पाषाण जालक के रूप में जानते हैं। उसके बाद आती है पवन खिड़की, विंड विंडो। पवन के निरंतर अपघर्षण और लंबे समय तक होने वाले जो भौतिक और रासायनिक अपक्षय के कारण जब पाषाण जालक जो है, जो ऊपर का हमारा पॉइंट था, उसमें छिद्र धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और आर पार एक खिड़की के आकार का जो स्थिति है वो तैयार हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो आकार में पवन खिड़की कहा जाता है। तो उसके बाद पुल ब्रिज के आकार की आकृतियाँ बनती हैं, नीचे से चट्टानें जो हैं कट जाती हैं, ऊपर से कठोर चट्टानें ऐसी की ऐसी रहती हैं। तो इससे क्या है कि भी ब्रिज की आकृतियाँ, शिला जो है वो छतनुमा बन जाती हैं। उसके बाद आती है तिपहल शिला या ड्राई कंटर। तो ये क्या है कि पथरीले जो मरुस्थल हैं, जिसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, जहाँ पर बारीक खंडों से टूटकर ढलान पर इकट्ठी होने लगती हैं, कि भी जो स्लोपी एरिया है वहाँ पर इकट्ठी होने लगती हैं। तो इससे क्या है कि भी इसमें 3 या अधिक नुकीले पसर जो किनारे होते हैं और भार अधिक होने के कारण इन्हें हिला तो नहीं सकते, मगर पवन जो है उस आकार में उसको तिर्यक आकार में कर देती है, चिकनी भी कर देती है। और सुंदर और सुडोल जो शैलखंड है ड्राई कंटर के नाम से जानते हैं, यानी तिरछे तिरछे वो है टेढ़े हो जाते हैं अपने स्थान पर। तो इस तरीके से इनका निर्माण होता है। उसके बाद आती है पवन का परिवहन कार्य, भी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है विंड की, किस प्रकार से वो वर्क करती है। तो न तो पवन का वेग सदा एक जैसा रहता है और न ही इसकी दिशा, कि भी दोनों चीज़ें चेंजेबल हैं। तो इस तरीके से अपर्दन के जो कार्य हैं वो परिवहन अनिश्चित है, डिपोजिशन अनिश्चित है। तो इस तरीके से निलंबन, जिसमें 0.2 mm से भी कम व्यास वाले जो कण हैं वो लटके रहते हैं, पवन के साथ साथ उछल कूद करते रहते हैं। तो इस कारण से जो है चट्टानों से टकराने के कारण दूसरी जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण होता है। उसके बाद कर्षण होता है, जिसके अंतर्गत जो बड़े आकार के पदार्थ हैं वो सतह से टकराते लुढ़कते रहते हैं। तो इससे जो है पृष्ठीय सर्पण होता है, जो सरफेस है वो चिकना होता रहता है, वो प्लेन होता रहता है, उसके जो है ऊपरी जो परत है वो धीरे धीरे कटती रहती है। उसके बाद पवन के निक्षेपण के कार्य, कि भी जब पवन कणों को उठा के लेके जा रही है, तो जब पवन की गति कम हो जाती है तो उसके कारण क्या है कि भी जो गति मंद होती है तो वो उन मिट्टी के कणों को, उन सेल कणों का डिपोजिशन करती रहती है। तो इस तरीके से जब वो ज़्यादा लंबी दूरी तक उन कणों को उठाकर नहीं ले जा सकती तो वो नीचे डालती रहती है, जिससे क्या होता है, डिस्पोजिशन होता है, निक्षेपण इसको हम कहते हैं। तो भारी कणों का जो है निक्षेपण निकटवर्ती स्थानों में होता है और जो हल्के कण है वो दूर तक उड़ के चले जाते हैं। तो इस तरीके से पवन के कार्यों में निक्षेपण सबसे में ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद आती है पवन के निक्षेपण कार्यों से बनी स्थलाकृतियाँ, कि भाई जब डिपोजिशन होता है तो उसके कारण कौन कौन से जो है लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। तो भूआकार विभिन्न प्रकार का डिपोजिशन के कारण भी होता है और अपर्दन के कारण भी होता है। तो इससे सबसे पहले निक्षेपण से, डिपोजिशन से क्या बनता है, उर्मिकाएँ, रिपिल्ज जिसको हम कहते हैं। रेतीले मरुस्थलों में सतह पर समुद्री जो लहरों जैसे निशान देखने को मिलते हैं, जिसे हम उर्मिकाएँ कहते हैं। और इनकी रचना पवन की दिशा के समकोण पर महीन जो रेत के कण हैं उनके इकट्ठा होने से बनती हैं, कि जैसे चित्र में दिखाया गया है। तो इस तरीके से जैसे समुद्र की लहरें चलती हैं तो इस तरीके की जो आकृतियाँ हैं ऊपर नीचे उठी हुई रेत की वो बन जाती हैं, जिसे उर्मिकाएँ कहते हैं। उसके बाद बालू के टिब्बे
बालू का स्तूप भाई कहीं कहीं पर जब कठोर चट्टानें आ जाती हैं तो उसके चारों ओर जो है मिट्टी के कण जो है, रेत के कण वो जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं कहीं पर जो है टिब्बे के आकार क्या करती हैं, डेजर्ट जोन में आपने देखी होंगी तो वो बन जाती हैं। उसके बाद टिब्बों का आकार उसकी जो है कठोर स्थलाकृतियों पर निर्भर करता है कि भी किस तरीके की है, पवन की दिशा और गति पर निर्भर करता है। तो 2 से 3 मीटर या 300 मीटर तक भी जो इसकी ऊंचाई कई बार देखने को मिलती हैं, और 3 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक के जो क्षेत्र हैं उनमें या इतने लंबे जो है टिब्बे हमें देखने को मिलते हैं। तो बालुका के टिब्बों का जो है आगे खिसकना कि भी धीरे धीरे जो है जो रेत के टिब्बे हैं वो अपने स्थान से खिसकते रहते हैं, क्योंकि भी जिस दिशा में पवन चलेगी उस टिब्बे की जो है मिट्टी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाती रहती है। तो इस तरीके से बालू के टिब्बों के प्रकारों की अगर हम बात करें तो बरखान के टिब्बे सबसे महत्वपूर्ण हैं, अपने पिछली क्लासेज में भी पढ़े होंगे। तो बरखान तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किर्गिज स्टेपी में बालू की जो पहाड़ी है। इस तरीके की पहाड़ियाँ हमें बालू की देखने को मिलती हैं डेजर्ट जोन में। तो बरखान विशेष आकृति वाले जो बालू के टिब्बे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ियों में भी देखने को मिलते हैं। तो वायु की दिशा में ये तिरछी हो जाती हैं। इसका अग्रभाग चांद के आकार का, दोनों जो किनारे हैं एक दिशा में टांग की तरह या सींग की तरह निकले होते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भी चित्र पॉइंट 13.14 में जो आकृति दिखाई गई है तो इस तरीके से आकृति को हम जब डेजर्ट जोन में बनती हैं तो उसको क्या कहते हैं, बरखान कहा जाता है। उसके बाद अनुप्रस्थ टिब्बे, इस प्रकार के जो टिब्बे हैं हल्की और क्षीण अल्प बल समीर के कारण बनते हैं कि भी जो हल्की हल्की जो पवनें चलती हैं तो इससे छोटे छोटे जो है वो बरखान की आकृति के टिब्बे ही तैयार होते हैं, बट उनका जो आकार है वो बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद अनुदैर्घ्य टिब्बे आते हैं। मरुस्थलों में कई बार बालू के टिब्बे पवन की प्रवाह की दिशा में समानांतर लंबी कटकों के रूप में देखने को मिलते हैं। इन्हें हम अनुदैर्घ्य टिल्ले या सीप के रूप में जानते हैं। और सीप अरबी भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय क्या होता है, तलवार। तो इस तरीके से तलवार की आकृति के जैसे चित्र 13.16 में दिखाया गया है। तो इस तरीके की जो है आकृतियाँ डेजर्ट जोन में बनती हैं। तो इसके बाद आता है आपका लोएस। पवन जो है अत्यंत महीन जो सबसे बारीक कण हैं उनको मरुस्थलों में दूर मैदान तक डिपोजिशन कर देती है। तो इसको क्या कहते हैं हम, लोएस के नाम से, यानी जो हल्के कण है वो काफ़ी दूर तक जो है उसको डिपोजिशन करती रहती है, एक लंबे आकार की जो है आकृतियाँ वो बन जाती हैं। उसके बाद आती है पेडिमेंट। पेडिमेंट मरुस्थलों में प्राय किसी पर्वत पठार या इंसेलबर्ग की तलहटी के समान जो है आकृति वो बनती हैं, जिसमें चट्टानी समतल भूभाग पेडिमेंट कहलाता है। उसके बाद बजाडा। बजाडा की अगर हम बात करें तो पेडिमेंट का निचला जो भाग है बजाडा कहलाता है। तो बजाडा का निर्माण तब होता है जब पेडिमेंट के निर्माण के समय बहकर आए गए पदार्थ जो है या रेत पेडिमेंट के निचले भाग में जमा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है प्लाया या छिलछिले दलदल। इनमें क्या है कि भी मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय भागों में नदी नालों का जो पानी है वो इकट्ठा होता रहता है। तो वहाँ पर मिट्टी के जमाव के कारण लवण या नमक नामक जो है कण इकट्ठे होते हैं। तो लवण युक्त मिट्टी में परतें कठोर हो जाती हैं जिसे ड्यूरा क्रास्ट के नाम से जाना जाता है। तो कई जो हैं वर्षा के समय या वर्षा के दिनों में इन में नमकीन की परतें जम जाती हैं, खारे और छिलछिले दलदली क्षेत्र बन जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाया या छिलछला दलदल के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज है, काफ़ी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन और पॉइंट इसके अंदर हैं उनको आप रिवाइज करोगे और नोट्स के रूप में तैयार करोगे। उसके बाद इन क्वेश्चनों को आप रिवाइज करते रहिएगा, जैसे पवन की अपरदनात्मक जो कार्यप्रणाली है, पवन के अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का वर्णन, पूरा लेसन इस क्वेश्चन में आपका आ जाता है। वातज स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके पेपरों में कई बार पूछा जाता है, तो इनको रिवाइज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।